ये हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ हाइस एंड जुडिशरी। देखिए, इन्वायरमेंटल लॉ को कंटिन्यू करेंगे और ईपीए के केसेस की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 सुप्रीम कोर्ट का केस है। बेसिकली इसको बोलते हैं ओलियम गैस लीक केस। दिल्ली का ही केस है, बहुत ही फेमस केस है, कीर्तिनगर का। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, टॉटियस लायबिलिटी अगर आपने पढ़ी होगी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पढ़ी होगी, तो सिविल केसेस में, इस तरह के केसेस में, इन्वायरमेंट के एरिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वहां का उस पर्टिकुलर टॉपिक का इवोल्यूशन इसी केस से माना जाता है। इसीलिए हम डिस्कस करेंगे ओलियम गैस लीक का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फैक्ट के साथ। देखिए, एमसी मेहता साहब आप सब जानते हो, बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट और एक अच्छे लॉयर, बहुत ही बड़े लॉयर थे। तो 1987 का केस है ये, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में गया। ये केस लेकर गए थे, क्यों गए थे, इनका कुछ रिट पिटीशन के कुछ कंटेंट्स को समझिए क्या था। ये कह रहे थे कि जो श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है ना, दिल्ली के जो एक पॉश इलाके में काम कर रहा है, दैट इज नॉट सुटेबल। ये सही नहीं है दिल्ली के बीचों बीच एरिया में, क्राउडी एरिया में एक ऐसा इंडस्ट्री जो पॉपुलस एरियाज में हो और इमिशंस जो वहां से आ रहा हो, दैट कैन बी हेजार्डस फॉर द जनरल पब्लिक। ये सिंपली लेकर गए थे कि दैट वेदर दैट इंडस्ट्री शुड बी रिफॉर्मुलेटेड और कहीं और एड्रेस किया जाए, उसको किसी और जगह पे शिफ्ट किया जाए एंड ऑल। ये सिंपल मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सो द मेन कंट्रोवर्सी रेज्ड इन दिस केस वाज दैट फर्म्स शुड बी क्लोज्ड और रिमूव्ड एंड रीलोकेटेड फ्रॉम द प्लेस एज इट कैन बी डेंजरस टू द पीपल रिसाइडिंग नियर बाय। सिंपल फंडा था, पर सिंपल केस ऑफ रेगुलेशंस टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द इंडस्ट्री इन कीर्तिनगर एरिया ऑफ दिल्ली चेंजेस टू कंपनसेशन एंड रिलीफ फॉर ओलियम गैस लीक ड्यूरिंग द रिट पिटीशन इन द कोर्ट। जब ये रिट पिटीशन पेंडिंग था ना कोर्ट में, वहां पे दिसंबर के महीने में कुछ लीक हो जाता है, लीकेज हो जाता है इसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से ओलियम का। तो ओलियम गैस लीक इस केस का नाम हो गया। एक्चुअली में जब ये केस चल रही थी तब हुआ था ये लीक केस, एक्चुअली में शुरू में नहीं हुआ था। शुरू में बस रिलोकेशन के लिए कि सर इसको कहीं और करिए, इट कैन बी डेंजरस, हो सकता है, और हो गया था ये। बीच में इनका गैस लीक हो गया। बाद में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो एरियाज में 133 सीआरपीसी का यूज करते हैं, उसको बंद करने का भी ऑर्डर आया। इसे एक अपनी एडवोकेट 30,000 कोर्ट के एडवोकेट, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये मुद्दा फिर ट्रांसफर हो गया कंपनसेशन और रिलीफ में, और एट द सेम टाइम क्या इसको अलाउ किया जाना चाहिए, क्या इसकी लायबिलिटी होगी, ये सारी चीजें बदल गई। तो समझ रहे हो लायबिलिटी कैसे चेंज हुआ। सो द क्वेश्चन वाज वेदर द कोर्ट कैन अलाउ टू अमेंड द रिट पिटीशन फॉर फर्दर चेंजेस ऑफ प्रेयर्स एज गैस लीक हैज टेकन प्लेस इन बिटवीन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। समझ रहे हो, ये गैस लीक कब हुआ, प्रोसीडिंग के बीच में, तो अब चेंजेस हो गए प्रेयर्स में। अब ये चीज इंपॉर्टेंट कैसे हो जाती है, क्योंकि कुछ एक महीने, जस्ट महीने पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, जिसके केस का डिस्कशन में इसके बाद करूंगा आपसे। ये उसके बाद का हुआ है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी दुनिया का बहुत बड़ा गैस ट्रेजेडी माना जाता है, डिजास्टर माना जाता है आफ्टर चेरनोबिल। और उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट और हो जाना, मतलब सोचो कितना बड़ा लायबिलिटी के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा था। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस पे, इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस एंड रूल्स पे सवाल खड़े हो रहे थे। So the case was an aftermath of the Bhopal gas tragedy, and this case again awakened the people that there is a law missing and these environmental issues are too important to be ignored. This incident reminded everyone of the Holocaust of Bhopal gas tragedy of the 1984. 2 और 3 दिसंबर की वो जो रात है वो कोई नहीं भूल सकता कभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तो जो आपको पता होना चाहिए। सो द पिटिशनर्स एमसी मेहता साहब आफ्टर द स्पिलेज ऑफ द गैस डिमांडेड a complete disclosure of the industry in the area and proper remedial measures for the aggrieved was demanded by the petitioners. So the respondents argued that the court in this case should not go with this application of compensation or relief and other constitutional issues, because ये जो लीक है बीच में हुआ है ना, केस तो पेंडिंग है, उसके बीच में लीक हुआ, तो how can the court go for further applications? So the respondents argued that the escape of oleum gas leak took place after the filing of the writ petition, and petitioners should have applied for the amendment in writ petition and included the compensation part inside it too, but no such amendment was made, and hence these other issues of compensation should be ignored or cannot be considered. ये बात respondent कर रहा था। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली चीज तो कि क्या आर्टिकल 32 का स्कोप ये कहता है that you can further allow for the same. So the court in this case referred to the judgment of the Bandhwa Mukti Morcha versus Union of India, in which, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, in which court held that the scope of Article 32 of the Constitution of India not only includes preventive measures, but मतलब it's not only include preventive measures when fundamental rights are under the threat of violation, but it also includes remedial measures when rights are already being violated. आर्टिकल 32 सिर्फ ये नहीं कहता कि जब आपका राइट जो है वो मतलब वायलेट हो सकता है, दैट इज व्हाई यू कैन गो टू द फंडामेंटल राइट, कि आप अपने राइट को प्रिवेंट कर सको वायलेट होने से। नो,
there is also remedial measures that are available once your right has been violated under article 32 of the constitution of India। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात। So this is necessary for the purpose of securing enforcement of the fundamental rights, especially when it comes to the involvement of the rights of poor, underprivileged, marginalized and disadvantaged section of the society। हम इसको चेंज कर रहे हैं। नाउ कंपनसेशन एंड रिलीफ के भी एप्लीकेशन को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करके नाउ हम उस चीज को भी फोकस करेंगे। इट्स नॉट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कि क्या आप फंक्शन कर सकते हो कि नहीं, और आपकी लायबिलिटी क्या होगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर केस के अंदर आफ्टर गैस लीक हो जाने के बाद। सो द कॉन्सेप्ट आया एब्सोल्यूट लायबिलिटी का इसी केस से। इवोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन एनवायरमेंटल एरियाज इसी पर्टिकुलर केस से इवॉल्व होता है। इसके पहले अगर आपको याद हो फर्स्ट में पढ़ा होगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का बहुत ही लैंडमार्क केस है इंग्लैंड का, जहां पे 1986 मतलब 1866 में डिसाइड हुआ था दैट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है टॉर्टियस केसेस में कि आपकी स्ट्रिक्टनेस, आपकी स्ट्रिक्ट जिम्मेवारी बनती है कि अगर कुछ ऐसा होता है यू विल बी पनिश्ड। सो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी में चेंज बहुत पतला सा है, बहुत ही माइनर और बहुत ही थीन चेंज है। डिस्पाइट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल कहता है दैट एनी पर्सन हु कीप्स एनी हैजार्डस सब्सटेंस ऑन हिज प्रेमिसेज will be held responsible if such substances escape the premises and causes any damage. Okay, but there are certain exceptions to the rule like act of God, plaintiff's fault and third party's fault। तो आपकी लायबिलिटी नहीं बनती, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस हैं कि अगर मान लो एक्ट ऑफ गॉड हो गया जिसको एक कहते हैं कि आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट मैक्सिम कि वो पॉसिबल ही नहीं है, भगवान का हो गया वो, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, या प्लेंटिफ की खुद की गलती है मान लो, या थर्ड पार्टी का फॉल्ट है, सो हाउ द रिस्पोंडेंट वुड बी रिस्पॉन्सिबल जिसने हैजार्डस सब्सटेंसेस अपने पास रखा है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस था। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल कहता है, कोर्ट में कही गई कि ये जो एक्सेप्शंस है ना, इस एक्सेप्शंस को हम खत्म कर देंगे, ये एक्सेप्शंस अलाउड ही नहीं है अगर इस तरीके का डैमेज, क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी ने हमें बताया है कि एक्सेप्शंस से कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसी एक्सेप्शंस को खत्म करने के लिए एब्सोल्यूटली लायबिलिटी का प्रिंसिपल आया कि आप ही जिम्मेदार हो, बस आप जिम्मेदार हो से आप ही जिम्मेदार हो। ये चेंजेस आ गया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, वो ही जो बर्डन है वो ऐड हो गया इसमें। दैट द रूल इज ऑलमोस्ट एज सिमिलर एज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बट विदाउट एनी एक्सेप्शंस। According to the strict absolute liability rule, any person involved in inherently dangerous or hazardous activity or any harm is caused to anyone because of an accident occurred during carrying out those activities, the person who carried out those activities would be absolutely liable। ये लाइन आपको कभी भी भूलनी नहीं है। टॉर्टियस लायबिलिटी का एग्जांपल, बहुत बड़ा प्रिंसिपल आपको बताया मैंने, आप जिम्मेदार हो सकते हो से आप ही जिम्मेदार हो अगर ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई है और कुछ इंसिडेंट ऐसा अगर होता है तो। सो इन दिस केस द कोर्ट इंसिस्टेड ऑफ गोइंग विद द 19th century's principle of strict liability, decided to come up with the principle of absolute liability। evolution हुआ। The court held that it becomes the complete responsibility of the industry in the present case to keep a check irrespective of the company's claim that it has taken all proper measures and there is no negligence on its part। अगर फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन हुआ है उनको डिजर्व जस्टिस, एंड इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल को इवोल्यूशन में ला रहे हैं, आज से इजाद कर रहे हैं। ये बात कभी नहीं भूलिएगा। तो कंपनसेशन के इशू को सीधे बोला गया कि द बिगर द इंडस्ट्री द मोर कंपनसेशन विल बी। ये बोलते हैं डीप पॉकेट फॉर्मूला ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा जितनी बड़ी इंडस्ट्री उतना ज्यादा कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे अब आ गया कि क्या इंडस्ट्री स्टेट है, क्या अदर अथॉरिटीज में आएगा। तो अगर आपको याद हो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का केस आपने पढ़ा होगा, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदर लायबिलिटीज में आएगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। वही सेम चीज यहां पे भी बोली गई कि यू आर एक्चुअली फंक्शनिंग एज अ पार्ट ऑफ अ स्टेट, यू आर नॉट एक्चुअली फंक्शनिंग एज अ स्टेट बट एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, और यू कैन बी कंसिडर्ड एज अदर अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो स्टेट को डिफाइन करता है। ये सारी बातें कही गई कि क्या आप लायबल होगे कंपनसेशन के लिए। तो कोर्ट थोड़ी सी हिचकिचाई भी रही थी कि अगर हम मान लो इनको ऐसे बोल देंगे सारा कंपनसेशन इनको देना पड़ेगा तो जो नई इंट्रेंट्स है, नई जो इंडस्ट्रीज ओपन होंगी वो तो डिस्करेज हो जाएंगी, ये बात इनको पता था। डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट टूक अ वेरी स्ट्रिंजेंट एक्शन एंड सेड 20 लाख रुपया आपको बाय वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन क्लेम्स ऑफ द विक्टिम ऑफ द ओलियम गैस लीकेज विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट देना पड़ेगा। In addition to it, a bank guarantee for a sum of rupees 15 lakhs was also directed to be deposited, which shall be encashed in case of any escape of gas within 3 years from the date of the judgment। 15 लाख रुपए तब देना, मतलब पहले ही दे दो एडवांस पेमेंट, अगर 3 साल के अंदर फिर से कोई लीक होता है तो आपको फिर देना पड़ेगा। अलाउड तो हो गया ओपन कि आप चलो ठीक है रन कर सकते हो, बट लॉट्स ऑफ
measure, lots of rules and regulations you have to accept and you have to perform. So the court issued a temporary operating order for the factory with 11 conditions and created an expert committee to supervise industry operations. Operate temporary आपसे कर दिया गया, लाइक इन रूल्स को फॉलो करने के बाद एक एम्प्लॉय सेफ्टी कमेटी बनाओ अपनी कंपनी में, अपनी इंडस्ट्री में. द इंडस्ट्री शुड एजुकेट द पब्लिक अबाउट क्लोरीन्स इफेक्ट एंड अप्रोप्रिएट हैंडलिंग. वाटर एंड प्रिवेंशन कंट्रोल रेगुलेशंस का जो भी रूल्स है उसको बनाओ. एंड बोथ रिक्वायर दैट, एयर एक्ट भी रिक्वायर करता है, वाटर एक्ट भी रिक्वायरमेंट करता है दैट सर्टेन इमिशंस लेवल बी मॉनिटर्ड बाय एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द सीपीसीबी. उसके अलावा द इंस्टॉलिंग लाउड स्पीकर्स टू अलर्ट नेबर्स. अगर लीक होता है तो स्टाफ शुड यूज सेफ्टी गियर इंक्लूडिंग बेल्ट्स एंड हेलमेट्स. If a gas escape results in the death of injury of the workers, you all, the main company will be personally accountable for paying compensation. ये कुछ ऐसी बातें करके सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी को टेम्पररी तरीके से रन करने के लिए अवेलेबल करा दिया. मतलब आप ओपन कर सकते हो बट विथ ऑल दीज मेजर्स. तो ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस का लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है. अगली वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगा यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस. थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक्स अ लॉट.